नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साइमन थॉमस। डॉक्टर साइमन थॉमस जो एक नाम रोबोटिक सर्जरी में पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष की परिधि को चीर वैश्विक रूप से जाने जाने वाला नाम है। ना जाने हजारों ऑपरेशन उन्होंने सफलता से किए। वर्तमान के अंदर वो डायरेक्टर हैं रोबोटिक सर्जरी के मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में, जिनका प्रोफाइल, जिनका जीवन सेवा और समर्पण के साथ का जीवन है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के प्रोफेशन को सार्थक करते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस हुए हैं उनकी, कई उनकी बुक्स ऐसी हैं जो हजारों लाखों लोगों ने पढ़ी हैं, लिखते हैं। और जीवन में जो भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट, जो जो चीजें हैं उसके बारे में बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आने वाले लोगों को बताते हैं। विश्व के अंदर भारत की मेडिकल अप्रोच क्या रहती है, वैश्विक फोरम पर उसको रखने में भी डॉक्टर साइमन थॉमस माहिर हैं। और एक बार नहीं, ना जाने कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो भारत की मेडिकल अप्रोच को वैश्विक पटल पर रख चुके हैं। आज ऐसे ही डॉक्टर साइमन थॉमस से हम मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत समय से मन था ऐसे डॉक्टर से बात करने के लिए जो सेवा में समर्पित हो। डॉक्टर प्रोफेशन तो सेवा का प्रोफेशन है। तो आज इसी चीज को लेकर, लेकिन लोग कहते हैं बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई है हेल्थ सर्विसेज, तो इन सब चीजों को लेकर हम आज बात करेंगे डॉक्टर साइमन थॉमस से जो हमारे साथ है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं कि मैं इन सब इतने बड़े बड़े वर्ड्स का अधिकारी हूं कि नहीं, लेकिन आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया, अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया, तो मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। एंड आई होप कि आपके जो भी लिसनर्स हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनको जो आप लिख के लाए हैं इतनी बड़ी लिस्ट, उसको मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सॉल्व कर सकूं या उत्तर दे सकूं। एक्चुअली ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, ये मैंने नहीं लिखे हैं। जो कमेंट में जो फीडबैक पब्लिक की रहती है, तो उसके आधार पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हम रखेंगे। पहले तो, क्योंकि आज घुटने की परेशानी जो है, नी प्रॉब्लम, बहुत छोटी उम्र में भी होने लगी है, तो इसी के लिए हम सबसे पहला सवाल है कि हाउ टू कीप नी हेल्दी, घुटनों को स्वस्थ हम कैसे रखें। सबसे पहले तो मैं बात बताऊं कि घुटने की प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रही हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। सो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के साथ साथ जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे कुछ घुटनों की, बोन्स की, हार्ट की, दांतों की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सो पिछले 100 साल में मेडिसिन ने जो प्रगति करी है वो बेसिकली ट्रीटमेंट पे करी है, इलाज कैसे करना है। लेकिन अगले 100 साल प्रिवेंशन पे बात होगी। सो आज बात करते हैं प्रिवेंशन की। सो अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स हड्डियों के रिलेटेड बचना है 50 साल की उम्र में, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जब आप 15 साल के हैं, 20 साल में। पौष्टिक आहार लेना, डाइट को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन डी, मिनरल्स, ये सब एक संतुलित मात्रा में लेते रहना, नियमित रूप से एक्सरसाइजेस करना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्चुअली खेलकूद को भी थोड़ा टाइम देना। देखो आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा भागदौड़ है कि कई प्रोफेशनल्स लोग ये सोचेंगे डॉक्टर साहब मैं 2 घंटे तो भाग ही नहीं सकता, 1 घंटा तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। मैं उनसे बोलता हूं कि आप 1 घंटा ना करें, आप 15 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन हर रोज करें। नहाने से पहले, अपने ऑफिस जाने के बाद, आने के बाद कुछ सिंपल एक्सरसाइज, जैसे कि एक्चुअली कुछ पुशअप्स, कुछ सिंपल योग की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करना। इन सब चीजों से क्या होता है, बॉडी का लचीलापन, उनका स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहती है। ये एक छोटा सा फिक्स डिपॉजिट है जो आज आप डाल रहे हैं, और इसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा जब आप एक्चुअली 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस रहती है, जैसे मैन टू मैन वेरिएट होती हैं सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन स्टिफनेस तो आती है। तो स्टिफनेस में और पेन में मतलब क्या उसको डिफरेंशिएट करें कि क्या हमें ये प्रॉब्लम है या सिर्फ स्टिफनेस है। रीजंस ऑफ स्टिफनेस इन जॉइंट, जो स्टिफनेस है आज जनरली रहता है कि स्टिफनेस है, स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच होनी चाहिए। स्टिफनेस किस वजह से रहती है, तो क्या उसके रीजन है स्टिफनेस के लिए, उसी पे हम बात करना चाहेंगे। देखिए जोड़ जो है, दो बोन्स का एक मिलन है, उसके आसपास लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं जो बेसिकली जोड़ की मूवमेंट अलाउ करते हैं। अब आप 2 रबर बैंड लें, एक थोड़ा ढीला सा होता है, एक थोड़ा टाइट सा होता है। जो ढीला रबर बैंड है लंबा स्ट्रेच होता है, और जो टाइट रबर बैंड है ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता। तो वैसे ही लिगामेंट्स और मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी से जॉइंट के स्टिफनेस का आइडिया लगता है।
जब हम यंगर एज ग्रुप में होते हैं, 20s में, 30s में, अर्ली 40s में, तब क्या होता है, आपकी लिगामेंट और मसल्स के अंदर की स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जोड़ ज्यादा मूव करता है। बट ओवर अ पीरियड टाइम वी रियलाइज कि हमारे जो लिगामेंट्स और जो मसल्स हैं उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेचेबिलिटी कम होती जाती है, और जो जोड़ बहुत ज्यादा मूव कर रहा होता है धीरे 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 करके कम मूव करता है। सो इसी को हम एक्चुअली स्टिफनेस बोलते हैं। अब स्टिफनेस आर्थराइटिस या जोड़ की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टिफनेस में सिर्फ मूवमेंट कम होती है, उसमें पेन नहीं होता। और स्टिफनेस को आप आने से कुछ हद तक रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं बाय बीइंग एक्टिव। सेडेंटरी लाइफ, जो बिल्कुल डेस्क वर्क करते हैं, बिल्कुल बाहर की एक्सर्शन नहीं होती, दौड़ भाग बिल्कुल नहीं है, उनकी मांसपेशियां टाइट होती जाती हैं। अगर आप टाइम रहते योग का उपयोग करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, कुछ लेडीज पिलाटे जाती हैं, एरोबिक्स करती हैं, वो जितना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं उतना ही लिगामेंट और मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहती है। आजकल छोटी उम्र में भी घुटनों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसमें जनरली लोगों को सोच ये बनी हुई है कि वुमेन के अंदर ये ज्यादा है। तो क्या ऐसा है कि वुमेन में कंपैरेटिवली टू मेल ज्यादा ये रेशो रहती है, और इसका क्या कारण रहता है कि छोटी उम्र में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है? ये छोटी उम्र ना सर एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। अगर आप अपने दादाजी की टाइम की बातें याद करें, तो जब आप 6-7 साल के होंगे तो आपके दादाजी 50 साल के होंगे, या शायद उससे छोटे ही हो, लेकिन आपने उनको हमेशा बुजुर्ग समझा है। वो समझा कि दादाजी तो बहुत उम्र है। आज का 50 साल का आदमी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता। तो जब आप छोटा उम्र बोलते हैं तो 30-40 के लोगों की बात करते हैं या 50 की बात करें, जानना जरूरी है, क्योंकि उम्र से लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। 25 साल पहले, 30 साल पहले, मे बी 50 साल पहले, एक्चुअली 50 साल का आदमी सोचा यार अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मुझे घर के आसपास घूमना है, 5-6 साल में 10 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी, आराम से बैठूंगा। अब का 50 साल का आदमी या लेडी अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, बच्चों की शादी हो चुकी है, होने वाली है, वो भी अपना सेटल हो रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी में इतना अब सब कुछ कर चुके हो, देख चुके हो, आप चाहते हो आप अपने लिए टाइम चाहना। तो ये उम्र एक रिलेटिव टर्म है। प्रॉब्लम तब भी थी, प्रॉब्लम अब भी है, प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है। लेकिन आज का 50 साल का बंदा अपने घुटने की, अपने जोड़ के प्रॉब्लम की दिक्कतों का सॉल्यूशन चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी उम्र हो गई अब तो मेरे को ऐसे जीना है, वो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इट इज नॉट दैट द प्रॉब्लम हैज इंक्रीज, इट इज द एटीट्यूड व्हिच हैज चेंज्ड। सो आपका सोचने का तरीका चेंज हो गया है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते, डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत दर्द है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे घूमने जाना है, मेरे को यहाँ पे ये करना है, अब क्या करना है? तो मैं ये उनसे बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो है प्रिवेंटिव मेजर में ही है। आप एक्सरसाइज, मेडिसिन, उसके अलावा थोड़ी जेंटल थेरेपी करेंगे तो आपको इन सब चीजों के अर्ली फॉर्म में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अब कहें लेडीज की बात, लेडीज एक्चुअली अपने जीवन में बहुत कुछ सहती हैं, सामाजिक तौर पर ही नहीं, अपनी बॉडी के थ्रू। डिलीवरी, प्रेगनेंसी, इनमें लेडीज के शरीर पर बहुत ज्यादा टोल पड़ता है। 45 की उम्र के बाद जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है, वैसे बॉडी के हार्मोन्स का जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो चेंज होता है। ईस्ट्रोजन जो लेडीज का सबसे बड़ा हार्मोन है, जो लेडीज के बहुत सारे ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जनरल बॉडी हेल्थ की हेल्प करता है, वो सब कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है बॉडी में, वैसे ही लेडीज के शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं, और बॉडी चेंजेस आते हैं। बॉडी चेंज में सबसे बड़ा चेंज आता है कि बॉडी के अंदर जो हड्डी के अंदर जो कैल्शियम हर रोज जाता है और हर रोज कुछ कैल्शियम निकलता है, उसमें से वो बैलेंस को चेंज करता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो हम खाने वाला कैल्शियम यूज करते हैं, जो हम चाहे वो टैबलेट से लें, चाहे वो हम डाइट में लें, वो कैल्शियम बोन्स के अंदर जाना थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए लेडीज की बोन डेंसिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा एक बड़ी बात कि 30 से 50 साल की उम्र तक लेडीज भूल जाते हैं कि उनका शरीर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों में, हस्बैंड में, फैमिली में, इन लॉज में वो इतना बिजी हो जाते हैं कि बाय द टाइम दे रियलाइज कि एक्चुअली मेरा शरीर भी कुछ है, मुझे भी जरूरतें हैं, तब तक एक्चुअली शरीर जवाब देना शुरू कर रहा होता है। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम्स लेडीज को ये दिक्कत होती है, और हेल्दी लाइफस्टाइल ना मेंटेन करना, जो कि लेडीज के लिए ऊपर एक बंदिश भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एक्चुअली वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं और एक्चुअली शरीर उनको प्रॉब्लम देता है।
मैं अगर 10 पेशेंट्स देखता हूँ नी पेन के साथ में, तो मैं आपको बड़े आराम से बोल सकता हूँ कम से कम 8 लोग लेडीज हैं। विमेन आर मोर अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिर्फ 2 यानी कि 20% लोग ऐसे होंगे जो कि जेंट्स होंगे। सो लेडीज को अपना ध्यान शुरुआत से रखना चाहिए। बाय द टाइम दे आर 20s में, 30s में, जब वो चाइल्ड बेयरिंग शुरू कर रही हैं, फैमिली शुरू कर रही हैं, तब से अपने शरीर का, अपनी बोन्स का और अपनी बॉडी का ध्यान रखें। देखिए, डॉक्टर साहब से कंटिन्यू हमारी वार्ता जारी रहेगी और जो भी पर्सन उनके सामने आ रहा है, जिस तरीके से उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत ही, आज हम एज की बात करते हैं तो ये सच्चाई है कि आज 50 साल का जो व्यक्ति होता है वो युवा है कहलाता है, 55 साल का भी युवा तुर्क बना रहता है। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बाल हम कलर हो जाते हैं, ऐसी सब चीज़ों से जो एज 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति दादा बन जाता था, आज 50, 35 और 40 वर्ष की उम्र में तो शादियां हो रही हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि दे आर यंग। तो एज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन आया है, उससे ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम्स पहले भी रही है। रही महिलाओं की बात, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि किस प्रकार महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज्यादा है, और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि 80% केसेस जो वर्तमान में आते हैं वो महिलाओं के होते हैं, और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और महिला शक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बहुत सुंदर प्रारूप में डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा ये जारी रहेगी। मैं कैन लाइफस्टाइल चेंजेस इम्पैक्ट नी पेन? क्या लाइफस्टाइल को बदलने से, परिवर्तन करने से नी पेन जैसी कुछ क्वेश्चंस मेरे मिलते जुलते हैं, आप उसको समराइज भी कर चुके हैं कई चीजों को, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से मेरे पे इनपुट आया है वो आपके समक्ष रख रहे हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने से इस चीज से हम बच सकते हैं। अच्छा सवाल है। मैं हर पेशेंट से बोलता हूं कि एज अल्टीमेटली आपको कैच करेगा। वक्त को आप रोक नहीं सकते, स्लो डाउन कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल से आप टाइम को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पौष्टिक, जैसे मैंने पहले बोला, पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट, एक्टिविटी को एक्चुअली बैलेंस में रखना, सिर्फ डेस्क जॉब ना करना। काफी लेडीज को लगता है कि वो बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, भाग दौड़ रहे हैं घर में भाग दौड़ करना, घर में मेहनत करना, घर में पोछा लगाना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वो है जो कि आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है कम से कम 20 से 30% आपकी बेसल लेवल से, जिससे आपका कैलोरी जो बर्न होती है वो ज्यादा होती है, आपको थोड़ी स्वेटिंग होती है। तो वो एक्सरसाइज जो आपके हार्ट को स्टिमुलेट करता है वो ही एक्सरसाइज में गिना जाएगा। इसके अलावा कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जब एक्चुअली आपको छोटा मोटा पेन हो। इनफैक्ट मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपको मैं वो वीडियोस शेयर भी करूंगा, जो आप अपने यूट्यूब चैनल में भी उसको एक्चुअली दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को। ये करने से काफी हद तक एक्चुअली नी पेन्स या बोन पेन से बचा जा सकता है। एक और चीज मैं बताऊंगा, बाय द टाइम यू आर 35 मे बी यू आर 40, आपकी शादी हो चुकी है, आपका साल में एक बार बर्थडे आता है, तो ये 2 ओकेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ कपल पॉइंट ऑफ व्यू और एक एज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सो एवरी बर्थडे आप अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, एक जनरल बॉडी चेकअप करा लीजिए। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ हार्मोन्स, विटामिन्स वगैरह के टेस्ट हो जाएंगे। अगर कुछ कमी पेशी है तो साल में एक बार वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि कई पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होगा डायबिटिक है, कई पेशेंट्स को ये नहीं पता होगा थायराइड है, कि डॉक्टर साहब कभी हमने चेक ही नहीं कराया, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं लगी। मैं कितने किडनी पेशेंट्स को जानता हूं जो कि एक्चुअली सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम से इसलिए ग्रसित हुए क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर सालों से था, उनको पता ही नहीं चला। तो दीज थिंग्स आर साइलेंट किलर्स। सो आपके बर्थडे और आपके एनिवर्सरी वाले दिन अपने आप को और अपनी पत्नी को एक गिफ्ट दीजिए, एक जनरल बॉडी चेकअप का, मे भी जरूरत पड़े तो एक किसी फिजिशियन से मिलने का। और ये सब कर लेंगे तो एक्चुअली काफी प्रिवेंटिव मेजर रहेगा। इस सवाल का मैं दोबारा जवाब दूंगा, आप वक्त को रोक नहीं सकते, लेकिन आप वक्त को स्लो डाउन यानी कि धीमे जरूर कर सकते हैं। वक्त को रोक नहीं सकते, वक्त को धीमा किया जा सकता है आपकी प्रिवेंशन से। बहुत ही सुंदर प्रारूप में डॉक्टर साहब से हमारी चर्चा यूं ही निरंतर यूं ही जारी रहेगी। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि अगर आपको बर्थडे पे आप क्या गिफ्ट अपने आप को दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि हमने भी ये देखा, बहुत सारे लोगों को, एक लोग को नहीं, कि पहली बार उन्होंने अपना शुगर टेस्ट कराया और उनकी शुगर 450। तो इस तरीके की जब शुगर है, तो वो आज उन्होंने टेस्ट कराया तो अभी तो 450 नहीं है, ना जाने कब से चली आ रही है। तो अगर रूटीन चेकअप रहता है तो वो हेल्थ के लिए
बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि क्या घुटनों का दर्द कूल्हे की प्रॉब्लम का साइन है? इज नहीं। इट सिंबल ऑफ हिप प्रॉब्लम? 99% तो घुटने का पेन घुटने से ही आता है। लेकिन ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। बहुत सारे स्पेशली बच्चों में ऐसा होता है। कुछ कुछ कूल्हे की ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है या अर्ली एडोलेसेंस में होती है, जिसमें कि एक्चुअली बच्चे घुटने में पेन बताते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम कूल्हे में होती है। लेकिन जब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ की घिसावट की प्रॉब्लम हम बात करते हैं, वो मेनली घुटने की प्रॉब्लम घुटने में ही पेन जनरेट करती है। और यूजुअली पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरे घुटने के अंदर वाले भाग में ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये पेशेंट्स और बताते हैं कि हमें नॉर्मल चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में और कई बार सीढ़ी चढ़ने से ज्यादा उतरने में दर्द हो रही है। सो ये अर्ली साइंस हैं। बट आमतौर पर हिप पेन यहाँ पे ग्रॉइन रीजन में पेन देता है और नी पेन एक्चुअली नी में पेन देता है। एक जनरल साइकोलॉजिकल बनी हुई है कि क्या जो ओल्ड एज है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम ये होगी वो एज के साथ ही होती है, क्या ओल्ड एज में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ठीक है कराना? देखिए, मैं आपके पूरे इंटरव्यू में ये बता रहा हूं कि एज सिर्फ एक नंबर है। 50, 60, 70 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरे पास इस सवाल के मेरे पास जो दो जवाब हैं। अगर आप अभी आज 60 के हो और आप सोचते हो कि मैं थोड़ा और उम्र के साथ ऑपरेशन कराऊंगा, तो ये सोच एक नकारात्मक सोच है। क्योंकि आज आपकी जिंदगी में आप सबसे यंग हो, कल थोड़े और एज वाले होंगे और परसों थोड़े और एज में। अगर आपको 60 में जरूरत है तो आप कराइए सर्जरी, क्योंकि सर्जरी करने से लाइफ अच्छी हो जाएगी, पेन चला जाएगा और एक 60 साल का आदमी या लेडी एक 70 साल के आदमी या लेडी से या एक 80 साल के बुजुर्ग से कहीं ज्यादा इस घुटने को एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर आपका सिर्फ घुटना या कोई एक जॉइंट तंग कर रहा है और आप इसको सिर्फ ये सोच के टालते हो कि थोड़ी उम्र और हो जाए उसके बाद हम कराएंगे, तो एक्चुअली आप अपनी लाइफ का एक अच्छा टाइम खो रहे हैं। ऑपरेशन तो 95 साल की उम्र में भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो कि ये नी रिप्लेसमेंट गाड़ी के टायर चेंज करने की तरह है। इसमें अगर आप एक चलती फिरती गाड़ी में टायर चेंज कराते हो तो गाड़ी सर से भागती है, आपको लगता है क्या आनंद आ गया। पुरानी गाड़ी में जितना मर्जी बढ़िया टायर लगवाओ, आपको लगेगा पहले से बेटर चल रही है, लेकिन वो बात नहीं है। सो जो पेशेंट मेरे पास 60 में आता है सर्जरी के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी डिमांड होती है कि मैं दौड़ भाग पाऊं, मैं बच्चों के साथ जाऊं, मैं बाहर वर्ल्ड टूर पे जाऊं। 80 साल का या 85 साल के लोगों में भी हम ऑपरेशन करते हैं, उनकी सेफ्टी एसेस करते हैं, ये देखने के लिए भी ऑपरेशन से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और जब हम ये एसेस कर लेते हैं कि ऑपरेशन करने से इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको 19-20 का फायदा ही होगा, तभी हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एक 85 साल का आदमी सिर्फ घर में ही चलता है, पेन जरूर चला जाता है लेकिन चलने की स्पीड पे कई बार बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाल की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो जो आप सर्जरी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो आपके अपने गोल्स कि ये सर्जरी से या ये ट्रीटमेंट से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। क्योंकि 80 साल की उम्र में डिमांड्स अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग है और उसका रिजल्ट भी अलग है। 60 और 50 साल की उम्र में जो ट्रीटमेंट है, जो उसका डिमांड है और जो उसका रिजल्ट है, वो टोटली अलग है। सो डोंट कंपेयर। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उम्र इसमें मायने नहीं रखती, नी रिप्लेसमेंट 80 साल की आयु में भी हो सकता है, 85 साल की आयु में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसकी समस्या से गुजर रहे हैं तो उसका निदान तुरंत हो। वो 60 साल की उम्र भी हो सकती है, वो 65 साल की उम्र भी हो सकती है और वो 55 वर्ष की आयु भी हो सकती है। तो मेन ये है, और इनका स्ट्रेस मेन इस चीज पर है कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर उस चीज से बचें, प्रिवेंशन आपके जीवन में हो। लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो उसमें उम्र आप उसको आगे खींचे ना, उम्र समय पर कराएंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे, ज्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि री रिप्लेसमेंट के अंदर भी कई प्रकार के घुटने लगते हैं, और जैसे हार्ट में स्टंट डलता है तो उसकी भी ये मेडिकल कोटेड है, ये ऐसे है, कहीं कहीं जैसे ब्रांड्स कहीं चलते हैं और उसका रेट का भी बड़ा डिफरेंस रहता है। तो जनरल पब्लिक के अंदर ये है कि अगर हम री रिप्लेसमेंट कराने की हमारी स्टेज आती है या हमारे पेरेंट्स को आती है, हम जाते हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं, तो हम कौन सा नी को सजेस्ट करें कि भाई ये आप हमारे को कर दें, और उसमें क्या उसमें थोड़ा रहता है, डिफरेंस रहता है जैसे?
इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज मुझे एकदम से मेरे दिमाग में मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मैं 20 पेशेंट्स देखता हूं ओपीडी में, उसमें से एक या दो पेशेंट सर्जरी के निकलते हैं, तो सर्जरी इतनी कम होती है। तो कई लोग हमसे बात करने में घबराते हैं या मेरे से डॉक्टर के पास आने में घबराते हैं कि यार ये तो ऑपरेशन ही बोलेंगे। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत इनफैक्ट बहुत खुशी से बोलता हूं कि जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को एक्चुअली सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों को है, लेकिन जिन लोगों को है उनको है। अब बात करते हैं घुटने की। काफी पेशेंट्स की डिमांड होती है कि हम आलती पालती मार के बैठ पाएंगे कि नहीं, हम नीचे बैठ के एक्टिविटीज कर पाएंगे कि नहीं। अब देखो, अब जो भी घुटने हम करते हैं उसमें हाई फ्लेक्शन यानी कि घुटने में आलती पालती मारने की क्षमता हर नी में है। अभी स्टैंडर्ड है, जैसे 20-25 साल पहले एयर बैग्स, स्पेशल तरह के जो एबीडीज जो ब्रेक्स होते हैं स्पेशल तरह के, वो सिर्फ हाई एंड गाड़ियों में होते थे। जो छोटी गाड़ियां होती थी उनमें ये सब चीजें नहीं थी, तो उनमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों को और सरकार को रियलाइज हुआ, सरकार हमारी नहीं वर्ल्ड ओवर सरकारों को रियलाइज हुआ कि ये सब चीजें स्टैंडर्ड है, हर गाड़ी के अंदर एक एयरबैग होना चाहिए। वैसे ही आलती पालती मारने की क्षमता, घुटने को बहुत अच्छा मोड़ने की क्षमता आज की डेट में हर इम्प्लांट में है। ऐसा कोई भी इम्प्लांट नहीं जो कि आलती मालती मारना अलाउ करेगा कि नहीं। अब पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं मार पाऊंगी कि नहीं, तो मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूं ये आपके अपने घुटने की क्षमता के ऊपर है। अगर सालों से आप सर्जरी को अवॉइड करते हैं और आपका घुटना अभी भी कम मुड़ रहा है, तो ऑपरेशन के बाद उतना ही मुड़ेगा या उससे थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा। क्योंकि घुटने की जो मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है, उसके ऊपर एक मांसपेशी होती है, इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। जब एक घुटना इतना मुड़ता है तो क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशी इतनी ज्यादा स्ट्रेच होती है। अब सालों से आपका घुटना सीधे से सिर्फ इतना मुड़ा है तो क्वाड्रिसेप्स इतना ही स्ट्रेच होगा। ऑपरेशन के बाद ओटी टेबल पे तो पूरा मुड़ जाता है, लेकिन जो मैंने पहले बात करी थी लचीलेपन की, स्टिफनेस की, वो जॉइंट अब इतना स्टिफ हो गया है कि जॉइंट स्मूथ तो हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो मांसपेशी और लिगामेंट उसको स्ट्रेच नहीं होने देता। सो इसमें आप जो मर्जी इंप्लांट लगाओ, मूवमेंट नहीं आएगी। और मैं हर पेशेंट को एक्चुअली ये एग्जांपल देता हूं, आप लेके तो आ गए मर्सिडीज, लेकिन अगर सड़क खराब है तो वो भी गड्ढे में गिरेगी। सो अगर आपकी सड़क अच्छी हो तो मर्सिडीज बढ़िया चलेगी, अगर आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ हो तो घुटना पूरा मुड़ेगा। अब मैं एज अ डॉक्टर मैं इसको एनकरेज नहीं करना चाहता कि आप आलती पालती मारें। मैं सिर्फ पेशेंट्स को बोलता हूं कि देखिए, आप 4 लोगों के साथ जैसे आज पार्क में आए, कहीं गए, किसी के दुख सुख में आपको जाके बैठना पड़ जाए, तो आपको ये ना बोलना पड़े मेरा घुटना रिप्लेस है मैं नहीं बैठ सकता, आप खूब बैठिए। लेकिन प्लीज इसको हर रोज करने की कोशिश मत करिए। आप मर्सिडीज लेके तो आए हो, चल भी 200 पे सकती है, लेकिन हर रोज 200 ट्राई नहीं करते हो। जिस दिन आप लेट होते हो, फंस रहे हो, तो उस दिन 200 चलाया था यार मेरे पास मर्सिडीज है 200 पे पहुंच जाऊंगा। बाकी हर रोज आप 40-50 और सेफ्टी लिमिट में चलाते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। अब नया इम्प्लांट में और क्या नया इम्प्लांट आया है, बेसिकली पहले जो इम्प्लांट्स आते थे वो कोबाल्ट क्रोमियम करके मटेरियल के होते थे सारे इम्प्लांट्स बेसिकली। अब जो है बेसिकली हमारे पास टाइटेनियम कोटेड इम्प्लांट्स हैं। उनमें से जो टाइटेनियम नायोबियम ऑक्साइड जो एक मटेरियल है, वो मटेरियल का इम्प्लांट गोल्डन कलर का आता है, इसको गोल्ड इम्प्लांट बोलते हैं, वो है। उसके अलावा एक सिरेमिक का नी आता है जिसको जर्कोनियम नी बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडाइज जर्कोनियम को ऑक्सीनियम बोलते हैं। तो ये इम्प्लांट जो है इनकी सतह बहुत स्मूथ होती है, और जब ये कर्षण करते हैं प्लास्ट नीचे वाले कंपोनेंट के साथ में, तो इनका वेयर टेक्निकली देखा गया है कि ये कम होंगे। ये लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं, लेकिन इनको आए हुए मार्केट में 20 साल ही हुए हैं। कंपनीज ये दावा करती हैं कि ये इम्प्लांट्स 30 साल चलेंगे, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को अभी भी कॉन्फिडेंटली जो बोलते हैं वो 15-20 साल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर मैं कोट ना किया जाऊं, मैं एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूं और अच्छे मन से बोलूं, तो मेरी उम्मीद है ये 20 से 25 साल चलेंगे। उसका कारण है, मैं डॉक्टर शेखर अग्रवाल के साथ 2010 से था, 2025 अब हो गई है। मैं देखता हूं कि जो घुटने उन्होंने 2004-5 में किए थे, जो कि इस मटेरियल से नहीं थे, जो कोबाल्ट क्रोमियम मटेरियल से थे, उस मटेरियल के घुटने भी अब 18 साल 20 साल में अच्छा कर रहे हैं। यानी कि थोड़ी बहुत घिसावट है, लेकिन वो मूवमेंट वाला अच्छा करते हैं, उनमें लूजनिंग नहीं हुई है। सो ये जो नए मटेरियल के इम्प्लांट्स है, दे शुड लास्ट मोर देन 30। लेकिन क्योंकि ये बाहर अभी इतने टाइम से यूज में नहीं आया है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है कि हमारे पास एक घुटना ऐसा भी हो सकता है, यही इन घुटनों में से, जो 30 साल चले। डॉक्टर साहब ने सारी हमें बातें घुटनों को लेकर
और घुटने जो इम्प्लांट होते हैं उसमें कौन सा नी हम लगवाएं, वो सारा आपने सुना। डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि आपका इस तरीके का जीवन है और हर आदमी आज हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, चाहता है, जानना चाहता है, और जो डायरेक्ट नॉलेज आपसे मिल जाती है तो उसको लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मेरा अंतिम आपसे प्रश्न है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्जन हैं, तो वाई डॉक्टर साइमन थॉमस? आपने सर बड़ा धर्म संकट में डाल दिया है मुझे। आप ये ऐसी है जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर आपकी मिठाई क्यों लें। हर हलवाई बोलेगा मेरी मिठाई सबसे बढ़िया है। लेकिन जोक्स अपार्ट, लेट मी गिव अ साइंटिफिक आंसर टू दिस। देखो, एक सर्जरी करना या करवाना अपने ऊपर एक बहुत बड़ा एक बिग पीड़ा है। इस बीड़े को अपने सर पे उठ लगाने के लिए आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से क्यों कराएं। मैं आपसे आज बताता हूं कि आप अपना सर्जन कैसे चूज करें। सबसे पहले तो आप देखते हैं अपनी प्रॉक्सिमिटी, आपके घर के पास है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, आपका उस सर्जन, उस सर्जिकल टीम से कॉन्फिडेंस। तीसरा, उनकी टीम का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ लोग ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में एक तरह से कम 200 सर्जरीज हैं, लेकिन कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, सिर्फ नी, हिप्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम जो हैं बेसिकली पिछले इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20 साल से मैं सिर्फ यही काम ज्यादा करता हूं, बाकी और काम छोटे छोटे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा, मेरा अपना, मेरी टीम का, इनफैक्ट मेरे पैरामेडिकल स्टाफ का, मेरी सेक्रेटरीज का प्रॉब्लम सॉल्विंग में और ट्रबल शूटिंग में उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मेरी सेक्रेटरी बॉबी है, कई पेशेंट्स तो शायद मुझे लगता है मेरे पास आते भी नहीं होंगे, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम बॉबी से पूछ के सेटल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो इतने साल से मेरे साथ है, कुछ चीजें वो खुद ही बता देती है। हालांकि मैं हर चीज के पीछे हूं, मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन पेशेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस हो गया टीम में कि एक्चुअली वो छोटी मोटी प्रॉब्लम था वो सचिन या बॉबी से बात करके अपनी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए। दूसरी बात, अपना सर्जन चूज करने से पहले कई बार आपको अपने क्लोज एरिया से दूर जाना है। तो इसलिए क्योंकि आपको एक ऐसी टीम चूज करनी होगी जो कि एक्चुअली ये दिन रात करती है। इससे फायदा क्या होता है, अगर कोई भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो उस टीम के पास एक प्लान भी है। 99% सारे जिसमें के ऑपरेशन बढ़िया होते हैं, लेकिन 1% कुछ रिस्क होते हैं फ्रैक्चर्स के, मेडिकल प्रॉब्लम्स के, इन्फेक्शंस के, और अगर मिस भी ना हो प्रॉब्लम की तो वो भी एक बड़ी है। हालांकि कम नंबर ऑफ पेशेंट को होता है, 100 में किसी एक को होगा या मे बी 1000 में किसी एक को होगा, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में आप फंस जाए तो क्या आप टीम के पास उसका सोल्यूशन है? अगर उस कॉम्प्लिकेशन में उस टीम के पास का सोल्यूशन है तो वही आपकी टीम है जिससे आपको सर्जरी करानी है, चाहे वो आपसे 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो आपसे 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ये जो भी आपने बताया उससे डॉक्टर साइमन थॉमस, हमें तो डॉक्टर साइमन थॉमस क्लिक होते हैं। सर आपका मेरे पे कृपा है। चलिए, ये थे डॉक्टर साइमन थॉमस, और 20-22 वर्ष का इनका अनुभव कंटिन्यू, और एक ही जो नी रिप्लेस चलते रहे, और हम फिर इनसे मिलेंगे, अन्य कोई क्वेश्चन होंगे क्योंकि हम पर फीडबैक लोगों की आती रहती है, उनका फिर कोई सवाल होगा तो फिर हम मिलेंगे डॉक्टर साइमन थॉमस से। नमस्कार।